नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल कंप्यूटर कक्षा में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग क्लास 11 का जो टर्म 2 का एग्जाम होने वाला है उसका पेपर कंप्यूटर साइंस के पेपर को लेकर के हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। हालांकि हम लोगों ने एक पिछला वीडियो भी देखा था जिसमें मैंने आपको बताया था सिलेबस के बारे में कि क्लास 11 के बच्चे जो है वो टर्म 2 के लिए, मतलब क्लास 11 के जो बच्चे हैं उनका सिलेबस क्या था कंप्यूटर साइंस का। और ये भी हम लोगों ने देखा था कि टर्म 1 में जो एग्जाम आया था, टर्म 1 का जो एग्जाम हुआ था उसमें क्वेश्चन पेपर में जो भी एमसीक्यू पूछा था उसका हमने सॉल्यूशन भी देखा था। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि टर्म 2 के लिए हम लोगों को किस तरीके से तैयारी करनी है। लेकिन एक बहुत ही दुख की बात है कि सारे सब्जेक्ट का मॉडल क्वेश्चन पेपर तो दिया गया, लेकिन कंप्यूटर साइंस पेपर का जो है मॉडल क्वेश्चन पेपर आप लोगों को झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने प्रोवाइड नहीं कराया है। ठीक है, तो हम लोग करें क्या अब? तो हम लोग करेंगे अब ये कि किस प्रकार का क्वेश्चन जो है कंप्यूटर साइंस में आएगा टर्म 2 में। उसके लिए हम लोग थोड़ा सा जो है अपने अपने तरफ से एनालाइज कर लेंगे अदर जो सब्जेक्ट के क्वेश्चन पेपर है, अदर जो सब्जेक्ट के मॉडल क्वेश्चन पेपर है उसको देखते हुए। जैसे देखिए अभी आपके सामने जो है फिजिक्स का है ना, फिजिक्स का टर्म 2 क्लास 11 फिजिक्स टर्म 2 का जो है मॉडल क्वेश्चन पेपर आपके सामने रखा हुआ है। जैसे यहाँ पर बताया गया है कि जो फुल मार्क्स होगा वो 35 होगा और आपको जो टाइम मिलेगा वो 1.5 घंटे का टाइम मिलेगा। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख पा रहे हो अच्छे तरीके से कि जो है ये आपका जो है फुल मार्क्स है और ये आपका जो है टाइम है। नाउ अब हम बात करते हैं कि क्वेश्चंस को लेकर के कि क्या क्वेश्चंस बताया गया है। सबसे पहले जनरल इंस्ट्रक्शंस देखिए, कहा गया है कि जो भी एग्जामिनी होंगे वो अपने शब्दों में उत्तर देंगे। ठीक है, ये भी बताया गया कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होंगे, 19 होंगे, यानी 19 होंगे। तो कंप्यूटर सब्जेक्ट में भी हम लोग ये मान करके चलेंगे कि चलिए जो है टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होगा वो 19 होगा। फिर यहाँ पर बताया गया है आपका कि जो है क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के जो 7 होगा वो अति लघुत्तरीय प्रश्न होगा। ठीक है, जिसमें से आपको केवल 5 का जो है आंसर देना है। यानी क्वेश्चन होगा सेक्शन ए में 7 क्वेश्चन होंगे, लेकिन आपको आंसर कितने का देना है? केवल 5 का देना है। और हर एक क्वेश्चन का जो अंक निर्धारित किया गया है वो 1 है ना, यानी एक क्वेश्चन के आंसर के लिए आपको जो है 1 नंबर मिलेगा। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 से लेकर के 14 तक, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 8 से लेकर 14 जो होगा आप देख लीजिए, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 कितना क्वेश्चन हो गया? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। यानी कि सेक्शन बी में भी आपको 7 क्वेश्चंस दिया हुआ रहेगा, लेकिन आपको कितने का आंसर करना है? केवल 5 का करना है। तो चलिए बहुत अच्छी बात है कि 7 क्वेश्चंस में से आपको 5 का आंसर करना है। लेकिन सेक्शन बी में जो है एक क्वेश्चन का आंसर के लिए आपको फुल मार्क्स कितना है? 3 है ना, 3 है। यानी एक क्वेश्चन का आंसर करेंगे सेक्शन बी का तो आपको 3 मार्क्स मिलेगा। अब बात हम लोग करते हैं आगे। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 15 से लेकर के 19 ये सेक्शन सी का क्वेश्चन होगा, है ना, सेक्शन सी का क्वेश्चन। तो बात करें 15, 16, 17, 18, 19, यानी कि टोटल 5 क्वेश्चंस सेक्शन सी में होंगे, लेकिन 5 में से केवल आपको कितने का आंसर करना है? केवल 3 प्रश्न का, यानी 3 क्वेश्चन का आपको आंसर करना है। और प्रत्येक प्रश्न कितने अंक का होगा? 5 अंक का होगा। तो ये जो चीज है, ये जो पैटर्न है, ये सारे सब्जेक्ट के लिए है। मैथ्स में भी यही बताया गया है, फिजिक्स में भी यही बताया गया है और केमिस्ट्री में भी यही बताया गया है। तो हम लोग ये मान करके चलेंगे कि कंप्यूटर में भी जो है सेम पैटर्न हम लोगों का रहेगा, क्योंकि ऐसा ही पैटर्न हम लोगों का 12 के एग्जाम में भी देखा गया था। क्योंकि 12 का भी मॉडल क्वेश्चन पेपर नहीं आया था। ठीक है, ऑफिशियली नहीं आया था। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ये जो जनरल इंस्ट्रक्शन था ये मैंने फिजिक्स के मॉडल क्वेश्चन पेपर के आधार पर बताया। अब बात करते हैं हम लोग सेक्शन ए का। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर सेक्शन ए के बारे में क्या कह रहा है। इस सेक्शन ए में स्टूडेंट को कितने का आंसर करना है? केवल 5 क्वेश्चंस का आंसर करना है। ठीक है, तो सेक्शन ए का क्वेश्चन का तैयारी कैसे होगा, है ना। मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर क्लास 11 कंप्यूटर साइंस टर्म 2 एग्जाम के बारे में। तो यहाँ पर जो है सेक्शन ए जो होगा, सेक्शन ए जो कि 1 मार्क्स वाला क्वेश्चन होगा, ठीक है, जिसका आंसर आपको 1 लाइन में लिखना रहेगा। इसकी तैयारी कैसे होगी? तो इसके तैयारी के लिए आपको यहाँ पर बता दूं कि मैंने 3 वीडियो ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है इस चैनल पर टर्म 1 के लिए, जिसमें मैंने ढेर सारा एमसीक्यू डाल करके बताया हुआ है। ठीक है,
तो उन्हीं एमसीक्यू को आप देख लीजिएगा सेक्शन ए के लिए, ठीक है। थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा, आप लोग सोचेंगे कि सर जो टर्म 1 का एग्जाम हो गया है ना, जो टर्म 1 का एग्जाम हो गया वो टर्म 2 में क्यों आएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ये कंप्यूटर पेपर है, कंप्यूटर पेपर में कुछ क्वेश्चंस टर्म 1 वाले होंगे, 1 मार्क्स वाला जो क्वेश्चन होगा वो होगा, ठीक है, वो बिल्कुल होगा। तो आप यहाँ पर क्या करना है, आपको वो जो 3 वीडियो अपलोड किया हुआ है वो तीनों का मैंने यहाँ पर लिंक भी दे दिया है ना, डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, और यहाँ पर आप पीडीएफ ये जो देख रहे हैं यहाँ भी लिंक दिया हुआ है। इस लिंक के माध्यम से तीनों वीडियोस को देख लीजिएगा। तीनों वीडियोस को देख लेने से आपका जो है सेक्शन ए का क्वेश्चन जो है वो कवर हो जाएगा। अब बात करते हैं सेक्शन बी का। तो सेक्शन बी जो है उसमें जो है क्वेश्चन किस प्रकार का आ सकता है वो बता दें। उसमें क्वेश्चन हो सकता है कि किसी प्रोग्राम का कोड दे दिया जाए और उसका आउटपुट आपको बताने के लिए कहा जाए, ठीक है, ये प्रोग्राम का जो है कोड है इसका आउटपुट बताइए, यानी आउटपुट बताने वाला क्वेश्चन हो सकता है किसमें, सेक्शन बी में। इसके अलावा शॉर्ट डेफिनेशन कहने का मतलब हो सकता है कि 5-6 सेंटेंस का कोई डेफिनेशन हो, है ना, 5-6 सेंटेंस का कोई डेफिनेशन हो, ऐसा क्वेश्चन जो होगा वो सेक्शन बी में आएगा, ठीक है। अब बात करते हैं सेक्शन सी का। सेक्शन सी जिसमें कि आप केवल 3 क्वेश्चन का आंसर करना है। तो इसमें क्वेश्चन का टाइप क्या हो सकता है, प्रोबेबली हो सकता है कि आपको प्रोग्राम लिखने के लिए कहा जाए, ठीक है, प्रोग्राम लिखने के लिए कहा जाए C++ में। हालांकि आप थोड़ा यहाँ पर कंफ्यूज होंगे सर कि प्रोग्राम किस टॉपिक से लिखना होगा, ठीक है, प्रोग्राम किस टॉपिक से लिखना होगा, क्योंकि प्रोग्राम्स को तो के लिए तो टॉपिक बहुत सारा है, लूप भी है, फंक्शन भी है, स्ट्रक्चर भी है, तो क्या मुझको सारा प्रोग्राम का तैयारी करना है? तो नहीं, सारे प्रोग्राम का तैयारी नहीं करना है। किस किस का तैयारी करना है मैं आपको भी आगे चल करके बताऊंगा, तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। इसके अलावा लॉन्ग डेफिनेशन, मान लीजिए कि कोई डेफिनेशन है जो कि बहुत लंबा है ना, 5-6 सेंटेंस से भी लंबा है, तो उस तरह का जो डेफिनेशन होगा वो सेक्शन सी में क्या होगा, पूछा जाएगा। अब चलिए बात करते हैं वापस से सिलेबस के बारे में। तो देखिए सिलेबस तो झारखंड बोर्ड ने 2022 के लिए कभी जारी किया ही नहीं कंप्यूटर साइंस का, बाकी सारे सब्जेक्ट का तो हुआ लेकिन कंप्यूटर साइंस का बिल्कुल नहीं हुआ था। तो हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, एक अंदाज से, क्योंकि झारखंड काउंसिल ने सिलेबस जारी ही नहीं किया है तो हम लोग कैसे पढ़े, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि 2021 का जो सिलेबस था, ठीक है, 2021 के सिलेबस को ही फॉलो करेंगे, क्योंकि बहुत सारे स्कूल्स के, है ना, बहुत सारे गवर्नमेंट स्कूल्स के, बहुत सारे कॉलेजेस के टीचर्स ने यही सुझाव दिया अपने स्टूडेंट्स को कि पिछले साल का जो सिलेबस था उसको फॉलो कीजिए। लेकिन पिछले साल का सिलेबस को लेकर के एक बात ध्यान रखना कि 2021 में जो है 40% रिड्यूस हुआ था सिलेबस, लेकिन इस साल जो है केवल 30% सिलेबस रिड्यूस हुआ, यानी कि इस बार हम लोग को 70% सिलेबस पढ़ना है, जबकि पिछले साल केवल 60% सिलेबस पढ़ना है। तो अभी जो आप सिलेबस देखेंगे वो 40% रिड्यूस वाला सिलेबस है। इसका मतलब है कि हम लोग को जो है थोड़ा सा और भी पढ़ना पड़ेगा, यानी यहाँ पर जितना भी रिड्यूस सिलेबस बताया गया है, किसी किसी चैप्टर को कहा गया है कि वो मत पढ़िए, लेकिन कुछ चैप्टर्स को आपको पढ़ना पड़ेगा। फिलहाल देख लीजिए, कंप्यूटर फंडामेंटल ये आपको पढ़ना है, सॉफ्टवेयर कंसेप्ट, ऑपरेटिंग सिस्टम, नंबर सिस्टम, माइक्रो प्रोसेसर, इन मेमोरी एंड इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। इनको मान करके हम लोग चल रहे हैं कि इससे सवाल केवल टर्म 1 के लिए मान करके चलिए कि टर्म 1 में केवल इससे सवाल आया भी था और टर्म 1 के लिए ही इसको सीमित रखिए, टर्म 2 के लिए इसको पढ़ने की जरूरत आपको नहीं है, ठीक है, कि टर्म 2 के लिए ये सब पढ़ना पड़े, ठीक है। अब बात करते हैं आगे। आगे देखिए एक चैप्टर यहाँ पर है प्रोग्रामिंग मेथोडोलॉजी, ठीक है, इससे भी टर्म 1 में सवाल पूछा गया था, है ना। ओवरव्यू ऑफ C++, इससे भी टर्म 1 में सवाल पूछा गया था, टर्म 1 में इससे भी सवाल पूछा गया था, टर्म 1 में इससे भी सवाल पूछा गया था। यानी आप देखिए कि जितना भी पिछले साल का सिलेबस में जितना भी चैप्टर्स इंक्लूड था उन सभी से टर्म 1 में सवाल पूछ लिया गया है। अब सवाल पैदा ये होता है कि सर टर्म 2 के लिए क्या पढ़े, है ना, टर्म 2 के लिए क्या पढ़ा जाए। तो देखिए टर्म 2 के लिए मैं अपने एक्सपीरियंस या अपने अनुसार या अपने गेस के अनुसार के लिए कह दे रहा हूँ कि प्रोग्रामिंग वाला जो सेक्शन है ना, C++ प्रोग्रामिंग, वो टर्म 2 के लिए अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए। तो क्या पढ़ना होगा टर्म 2 के लिए, तो टर्म 2 के लिए पढ़िए आप ये 7 चैप्टर प्रोग्रामिंग मेथोडोलॉजी, ठीक है, चैप्टर नंबर 8 ओवरव्यू ऑफ C++, है ना, ये सब किसके लिए पढ़िएगा, ये सब पढ़िएगा टर्म 2 के लिए। चैप्टर 9 इनपुट एंड आउटपुट इन C++, ऑपरेटर इन C++, ये पढ़िए। अब देखिए चैप्टर नंबर 11 जो है पिछले साल कहा गया था कि नहीं पढ़ना है, ठीक है, लेकिन मेरा सजेशन है कि इस साल पढ़िए, है ना, इस साल पढ़िए।
कंट्रोल स्टेटमेंट इन C++, जिसके अंतर्गत आप इफ एल्स पढ़ेंगे, स्विच पढ़ेंगे, लूप पढ़ेंगे, ब्रेक पढ़ेंगे, कंटिन्यू पढ़ेंगे, ये सारा कुछ आपको पढ़ना है। तो ये मेरे ख्याल से इम्पोर्टेंट है और इसको मैं इसलिए भी ऐड कर रहा हूं क्योंकि पिछले साल केवल 60% पढ़ना था, इस साल कितना पढ़ना है, 70% पढ़ना। तो हम लोगों को कोई चैप्टर तो बढ़ाना पड़ेगा ना, तो सीरियल वाइज के हिसाब से इसको मैंने यहाँ पर कह दिया कि इसको जरूर पढ़िए, है ना। और इधर आगे जाए तो यहाँ पर देखिए चैप्टर नंबर 13 को भी शामिल किया गया था पिछले साल, तो इस साल भी जरूर पढ़िएगा, है ना। तो देखिए टर्म 2 के लिए क्या क्या बता दिया गया है, ठीक है, इसको जरूर कॉपी पर जो है लिख लीजिएगा। 7 चैप्टर नंबर 7, 8, 9, 10, 11 और 13, ठीक है। 12 उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब आगे हम लोग चलें, और भी चैप्टर है, केवल इतना ही चैप्टर नहीं है। देखिए फंक्शन इन C++, ये मत ही पढ़िएगा आप, एरे भी नहीं पढ़िएगा, ठीक है। पिछले साल भी नहीं था, इस साल भी हम लोग ये मान करके चलेंगे कि इसको नहीं पढ़ना है। इसके अलावा स्ट्रिंग हैंडलिंग नहीं पढ़ना और स्ट्रक्चर्स इन C++ नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो ये सारा सिलेबस आपको बता दिया गया है। तो टर्म 2 के लिए बेसिकली आप केवल C++ वाला जो चैप्टर से केवल उन्हीं को देखिएगा। कंप्यूटर फंडामेंटल वाला जो चैप्टर है वो आप मत देखिएगा टर्म 2 के लिए। चलिए, आपको तो बता दिया गया कि सेक्शन ए के लिए जो कि 1 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, उसके लिए आप मेरे 3 वीडियोस देख लीजिएगा जो टर्म 1 के लिए बना करके रखा गया था। तो टर्म 1 का भले ही है वो, लेकिन टर्म 2 के लिए भी उससे क्वेश्चंस आएगा, ठीक है। अब बात करते हैं हम सेक्शन बी का कुछ क्वेश्चंस का, कुछ गेस क्वेश्चंस का। तो आज की वीडियो में कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर मैं आपके सामने डिस्कस कर दे रहा हूँ, ठीक है। आने वाले वीडियोस में भी कुछ कुछ क्वेश्चंस धीरे धीरे बताता जाऊंगा, क्योंकि एक दिन में सारा क्वेश्चंस बताऊंगा तो फिर आपका वीडियो काफी बड़ा हो जाएगा, ठीक है, फिर काफी बोरिंग होगा। तो आज के लिए कुछ क्वेश्चंस को मैंने शामिल किया है सेक्शन बी के लिए, ठीक है, जिसमें से सबसे पहला क्वेश्चन मैंने यहाँ पर क्या बताया है कि व्हाट आर द कमेंट्स इन C++, में कमेंट क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखा है मैंने कि कमेंट इन C++ आर सिंपली पीस ऑफ सोर्स कोड इग्नोर्ड बाय द कंपाइलर, यानी कि ये भी सोर्स कोड होता है लेकिन जिसको कि कंपाइलर इग्नोर करता है। कमेंट जो है वो सोर्स कोड है, क्योंकि आप जब प्रोग्राम कोड लिखते हैं तो उनके बीच में ही आप कमेंट लिखते हैं। तो ये सोर्स कोड होता है लेकिन इसको कंपाइलर इग्नोर करता है। दे आर ओनली हेल्पफुल फॉर प्रोग्रामर टू ऐड अ डिस्क्रिप्शन और एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट दिस सोर्स कोड। ये हेल्पफुल होता है प्रोग्रामर के लिए, और हम लोग कमेंट डाल करके थोड़ा एक्स्ट्रा जानकारी दे देते हैं सोर्स कोड के बारे में कि ये सोर्स कोड किस चीज के लिए लिखा गया है, इसलिए हम लोग कमेंट लिखते हैं। इसके आगे कहा गया है कि इन C++ there are 2 ways to add comment। C++ में कमेंट 2 तरह का होता है। डबल स्लैश लगाइए, इसको हम लोग सिंगल लाइन कमेंट बोलते हैं, और अगर हम लोग लिखें स्लैश एस्ट्रिक फिर कुछ लिखिए कमेंट, फिर एस्ट्रिक स्लैश, इसको कहते हैं मल्टीपल लाइन कमेंट। नाउ आगे चलते हैं। आगे यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि व्हाट इज डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल। वेरिएबल का डिक्लेरेशन का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पर कहा गया है आंसर में कि द डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल इज मेरली स्पेसिफाइंग द डेटा टाइप ऑफ ए वेरिएबल। वेरिएबल डिक्लेरेशन का मतलब बेसिकली ये होता है कि वेरिएबल का डेटा टाइप को बतलाइए, स्पेसिफाई कीजिए कि वेरिएबल का डेटा टाइप क्या है, एंड द वेरिएबल नेम, साथ ही साथ ये भी बताना है कि वेरिएबल का नाम क्या है। तो वेरिएबल के डिक्लेरेशन में 2 चीज शामिल होता है, एक तो ये कि वेरिएबल का नाम क्या है, दूसरा वेरिएबल का डेटा टाइप क्या है। As a result of the declaration, we tell the compiler to reserve the space for a variable। यहाँ पर कह रहा है कि जब आप वेरिएबल को डिक्लेयर करते हो तो कंपाइलर क्या करता है, उस वेरिएबल के लिए कुछ स्पेस जो है मेमोरी में रिजर्व करता है, ठीक है। और ये मेमोरी कितना रिजर्व होगा तो वो डिपेंड करता है डेटा टाइप के ऊपर। जैसे अगर इंटीजर है तो 16 बिट मशीन में 2 बाइट जगह रिजर्व होगा, फ्लोट है तो 4 बाइट रिजर्व होगा। यहाँ पर एग्जांपल में यहाँ पर बताया गया इंट रिजल्ट, तो यहाँ पर इंट जो है वो डेटा टाइप है और रिजल्ट क्या है, ये वेरिएबल है। उसी तरीके से कैर डेटा टाइप है और सी क्या है, वेरिएबल है। उसी तरीके से इंट डेटा टाइप है और a, b, c ये तीनों वेरिएबल है, यानी a, b, c 3 वेरिएबल है। किस टाइप के, इंटीजर टाइप के। नाउ अगला है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इक्वल, है ना, इक्वल टू साइन, ये डबल इक्वल टू साइन बोलते हैं, और असाइनमेंट ऑपरेटर, सिंगल इक्वल टू को क्या बोलते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर बोलते हैं। तो आपसे कहा जा रहा है कि दोनों में डिफरेंस बताइए। तो कहता है कि इन C++ जो इक्वल टू होता है और जो असाइनमेंट ऑपरेटर होता है आर 2 कंप्लीटली डिफरेंट ऑपरेटर्स, ये दोनों डिफरेंट ऑपरेटर्स है। इक्वल टू के बारे में कहा जाता है कि ये जो है इक्वालिटी, है ना, यानी कंपेयर करने के, इक्वालिटी रिलेशनल ऑपरेटर होता है
that evaluates two expression to see if they are equal and return true if they are equal and false if they are not equal। यानी कि कोई एक्सप्रेशन में इस्तेमाल किया जाता है इक्वल टू ऑपरेटर को दो वैल्यू को कंपेयर करने के लिए। अगर दोनों आपस में इक्वल होंगे तो मुझको क्या रिटर्न होगा, मुझको ट्रू रिटर्न होगा, अदरवाइज मुझको फॉल्स रिटर्न होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। असाइनमेंट ऑपरेटर के बारे में बात करते हैं। द असाइनमेंट ऑपरेटर इज यूज्ड टू असाइन अ वैल्यू टू ए वेरिएबल। असाइनमेंट ऑपरेटर का इस्तेमाल हम लोग किसी वेरिएबल में वैल्यू को असाइन करने के लिए करते हैं। हेंस we can have a complex assignment operation inside the equality relational operator for evaluation। यानी कहने का मतलब यहाँ पर सिंपली ये कह रहा है कि अगर हम लोग यहाँ पर लिखें a is equal to 10 तो इसका मतलब क्या हुआ कि 10 को जो है हम a नाम के वेरिएबल में क्या कर रहे हैं, इस वैल्यू को a नाम के वेरिएबल में स्टोर कर रहे हैं। ठीक है, नाउ आगे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है कि डिफरेंस बिटवीन प्री एंड पोस्ट इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेशन। ठीक है, प्री एंड पोस्ट इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेशन में क्या डिफरेंस है, बेसिकली प्री और पोस्ट के बारे में ही बताना है ना। तो देखिए आगे चल करके क्या क्या चीजें हैं यहाँ पर। C++ अलाउज टू ऑपरेटर्स, है ना। C++ दो ऑपरेटर अलाउ करता है, एक प्लस प्लस जिसको कि हम लोग इंक्रीमेंट ऑपरेटर बोलते हैं और एक होता है आपका माइनस माइनस जिसको हम लोग डिक्रीमेंट ऑपरेटर बोलते हैं। दैट अलाउज टू ऐड 1 टू द एग्जिस्टिंग वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द वेरिएबल। यानी इंक्रीमेंट का काम क्या होता है, किसी वेरिएबल में 1 वैल्यू इंक्रीमेंट कर देना, 1 वैल्यू ऐड कर देना। और डिक्रीमेंट ऑपरेटर का काम क्या होता है, किसी वेरिएबल में यानी जिस वेरिएबल के साथ ये ऑपरेटर लगा रहेगा उस वेरिएबल में उसका वैल्यू एक बढ़ा देना। ठीक है, यहाँ पर लिखा है रेस्पेक्टिवली। और कह रहा है कि these ऑपरेटर्स आर इन टर्न कॉल्ड इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर। तो इसी को जो है इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर प्लस प्लस को और माइनस माइनस को कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए, अगर हम लोगों ने a नाम के वेरिएबल में 5 स्टोर किया है तो मैंने लिखा है यहाँ पर a प्लस प्लस। इसका मतलब है कि a में जो 5 स्टोर है उसका वैल्यू बढ़ जाएगा, 5 से क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो कह रहा है कि द सेकेंड स्टेटमेंट, इसके बारे में कह रहा है ना, सेकेंड स्टेटमेंट के बारे में कि a प्लस प्लस विल काउज 1 टू एडेड टू द वैल्यू ऑफ a। इस a प्लस प्लस के कारण a में जो है a का जो वैल्यू है उसमें 1 ऐड हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से a प्लस प्लस इज इक्विवेलेंट टू, इस प्रकार से a प्लस प्लस किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा, a इक्वल टू a प्लस 1 के इक्विवेलेंट हो जाएगा। या हम लोग इसको ऐसे भी लिखते हैं a प्लस इक्वल टू 1, ये दोनों सेम चीज है। ठीक है, और इन दोनों के बराबर ही है क्या हमारा a प्लस प्लस। नाउ आगे चलते हैं। यहाँ पर कहा गया है कि अ यूनिक फीचर ऑफ दिस ऑपरेटर्स इज दैट वी कैन प्रीफिक्स और सफिक्स दिस ऑपरेटर विद द वेरिएबल। एक खास फीचर इसमें ये देखा गया है कि आपने जो वेरिएबल बनाया a है ना, उसके आगे भी आप प्लस प्लस लगा सकते हैं, उस वेरिएबल के पहले भी, है ना, पहले भी और बाद में भी, दोनों जगह पर आप प्लस प्लस लगा सकते हैं। ठीक है, तो प्रीफिक्स मतलब पहले और सफिक्स मतलब बाद में। तो हेंस इफ a इज अ वेरिएबल एंड वी प्रीफिक्स द इंक्रीमेंट ऑपरेटर इट विल बी ऐसा दिखेगा पहले लगा दे तो। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको प्री इंक्रीमेंट बोलते हैं। और उसी प्रकार से हम लोग का प्री डिक्रीमेंट भी होगा, है ना। जैसे अगर प्लस प्लस a हो सकता है तो वैसे वैसे माइनस माइनस b भी हो सकता है ना। तो ये प्री इंक्रीमेंट और ये प्री डिक्रीमेंट हो गया। अब आगे बोलता है if we prefix the variable of a with an increment operator we will, है ना, have ऐसा a प्लस प्लस। तो यहाँ पर जो है हम लोग यहाँ पर जो है ये प्रीफिक्स वर्ड यहाँ पर नहीं होना चाहिए, यहाँ पर होना चाहिए कि बाद में, है ना, a वेरिएबल के बाद में अगर लगाते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने प्लस प्लस को बाद में लगाया तो इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे पोस्ट इंक्रीमेंट, है ना। बाद में लगा हुआ तो कहेंगे पोस्ट। और उसी प्रकार से पोस्ट डिक्रीमेंट भी होगा, है ना। आगे चलते हैं, दोनों में डिफरेंस बताना था हम लोग को प्रो और पोस्ट में। कहता है द डिफरेंस बिटवीन द मीनिंग ऑफ प्री एंड पोस्ट डिपेंड अपॉन हाउ द एक्सप्रेशन इज इवैल्यूएटेड एंड द रिजल्ट इज स्टोर्ड। दोनों का डिफरेंस को हम लोग तभी समझ पाएंगे अगर हम लोग ये देख पाए कि दोनों ऑपरेटर को किसी एक्सप्रेशन में किस प्रकार से इवैल्यूएट किया गया है या किसी एक्सप्रेशन में किस प्रकार से लिखा गया है और चीजें किस प्रकार से स्टोर हो रही हैं। ठीक है, थोड़ा सा समझते हैं आगे चल करके। In the case of pre-increment decrement operator, the increment or decrement operator is carried out first and then the result passed to an L value। यहाँ पर कहता है कि प्री इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेशन में क्या होता है कि पहले जो है वेरिएबल का वैल्यू को हम लोग बढ़ा या घटा लेते हैं और बढ़ा या घटा हुआ वैल्यू को जो है पास किया जाता है एल वैल्यू के पास। अब देखिए एल वैल्यू बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम, तो आप ये जान लो कि वेरिएबल में जो वैल्यू स्टोर हो रहा है उसको एल वैल्यू बोलते हैं।
ठीक है। आगे कहता है वेयर एज फॉर द पोस्ट इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेशन। पोस्ट इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेशन में क्या होता है कि पहले जो है हम जो भी वेरिएबल का वैल्यू है उसको हम एल वैल्यू यानी वेरिएबल में स्टोर करवा देते हैं, है ना, और बाद में जाकर के उसका इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट हम लोग करते हैं। इस बात को समझना है जो बात यहाँ पर कहा गया। तो देखिए समझने के लिए मैंने यहाँ पर लिखा ए नाम का वेरिएबल जिसमें 5 स्टोर है, बी नाम का वेरिएबल जिसमें कि 6 स्टोर है। मैंने लिख दिया प्लस प्लस से। देखिए प्लस प्लस पहले लगा हुआ है ना, तो इसके चलते क्या होगा कि ए का वैल्यू पहले बढ़ जाएगा यानी 5 से 6 हो जाएगा, और 6 जो है वो अब ए में स्टोर हो जाएगा यानी बढ़ा हुआ वैल्यू ए में स्टोर हो जाएगा। यहाँ पर बी माइनस माइनस है, ठीक है, माइनस माइनस बाद में लगा है। तो अभी क्या होगा, अभी फिलहाल बी में क्या रहेगा, अभी फिलहाल बी में 6 ही स्टोर रहेगा। ठीक है, बी में क्या रहेगा, बी में 6 ही स्टोर रहेगा फिलहाल इस समय। आगे चलते हैं। अगर मैंने यहाँ पर लिखा माइनस माइनस ए, तो माइनस माइनस ए करने से क्या होगा, अभी कुछ देर पहले ए क्या हो चुका था, 6 हो चुका था। तो ये माइनस माइनस क्योंकि पहले लगा है तो पहले घटा ही लेगा, तो घटा करके क्या कर लिया, उसको 6 से 5 कर लिया, और ए में क्या स्टोर हो गया, ए में 5 स्टोर हो गया। अब यहाँ पर आ जाइए क्या होने वाला है। यहाँ पर लिखता है क्या, बी प्लस प्लस। यहाँ पर क्या था, यहाँ पर बी माइनस माइनस था। अब यहाँ पर देखिए होने वाला क्या है, यहाँ पर क्या था कि जब आप यहाँ से मतलब यहाँ पर जब b का वैल्यू b में 6 स्टोर हो गया था, लेकिन माइनस माइनस की होने की वजह से जब आप यहाँ पर आए तो ये जो है ये 5 हो चुका था। ठीक है, ये क्या हो चुका था, 5 हो चुका था। और यहाँ पर थोड़ा सा रॉन्ग हो गया, यहाँ पर 6 नहीं होना चाहिए था, यहाँ पर 5 ही होना चाहिए था। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये बढ़ेगा कब, अभी नहीं बढ़ेगा। ठीक है, अभी b का वैल्यू जो है वही रहेगा। इसके बाद आगे चल करके हम b का वैल्यू को प्रिंट कराना चाहें तब जाकर के b का वैल्यू जो है बढ़ेगा, 5 से क्या होगा, 6 होगा। ठीक है, तो इसके लिए थोड़ा सा प्रैक्टिस करना होगा, थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिएगा तब जाकर के इस कंसेप्ट को आप अच्छे तरीके से समझ पाइएगा। अभी तो केवल गेस क्वेश्चंस के रूप में आपको बताया जा रहा है, इसलिए मैं यहाँ पर तेजी से बता रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन फॉर एंड व्हाइल लूप। फॉर लूप और व्हाइल लूप में क्या डिफरेंस है ये बताना है। देखिए फॉर लूप और व्हाइल लूप के बारे में कहा है कि इनिशियलाइजेशन में बी आइदर इन लूप स्टेटमेंट और आउटसाइड द लूप स्टेटमेंट। ये जो इनिशियलाइजेशन होता है, ठीक है, फॉर लूप में जैसे लिखते हैं ना i इक्वल टू 1 ऐसा करके, है ना, तो ये लूप के अंदर भी हो सकता है, लूप के बाहर भी हो सकता है, ये चीज कह रहा है। जबकि व्हाइल लूप में क्या बोलता है कि इनिशियलाइजेशन इज ऑलवेज आउटसाइड द लूप। और व्हाइल लूप में क्या होता है कि जो इनिशियलाइजेशन है दैट इज i इक्वल टू 1 जो लिखते हैं वो हम लोग हमेशा लूप के बाहर लिखते हैं। ठीक है, इसके बारे में समझाएंगे। जैसे आप लिखते हैं ना, आपको याद होगा 4 लिखते हैं, i इक्वल टू 1 लिखते हैं। ठीक है, i इज लेस देन मान लिखते हैं, लेस देन इक्वल टू 10 लिखे, और फिर मान लीजिए आपने लिखा i प्लस प्लस। तो ये i इक्वल टू 1 आप इस फोर लूप के अंदर भी लिख सकते हैं, या यहाँ अगर नहीं लिखते हैं तो ऊपर भी कहीं जाकर के i इक्वल टू 1 लिख सकते हैं। उसी को कहा गया यहाँ पर कि इनिशियलाइजेशन में भी आइदर इन लूप स्टेटमेंट और आउटसाइड द लूप। लूप के अंदर भी कर सकते हो, लूप से बाहर कर सकते हो, लेकिन व्हाइल लूप में क्या होता है, हमेशा ये i इक्वल टू 1 जो है लूप से हम लोग बाहर करते हैं। आगे सेकंड, once the statement is executed then after increment is done, यानी एक बार जब स्टेटमेंट यानी लूप बॉडी एक बार चल जाता है उसके बाद ही आपका इंक्रीमेंट होता है। और यहाँ पर क्या कह रहा है कि इंक्रीमेंट कैन बी डन बिफोर और आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ स्टेटमेंट। जबकि व्हाइल लूप में क्या होता है कि जो इंक्रीमेंट का काम है ये स्टेटमेंट के एग्जीक्यूशन से पहले भी हो सकता है और स्टेटमेंट के एग्जीक्यूशन के बाद भी हो सकता है। आगे कहता है इट इज नॉर्मली यूज्ड व्हेन द नंबर ऑफ इटरेशन इज नोन। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना। ठीक है, अगर आपको सारा जो है डिफरेंस याद नहीं हो रहा है, कम से कम दो डिफरेंस जरूर याद रखिएगा। तो यहाँ पर कह रहा है थर्ड पॉइंट कि इट इज नॉर्मली यूज्ड व्हेन द नंबर ऑफ इटरेशन इज नोन। अगर हम लोग को पहले से मालूम है कि कितना इटरेशन होने वाला है, कितना रिपीटिशन होने वाला है, तो हम लोग फॉर लूप का इस्तेमाल करते हैं। जबकि यहाँ पर कहा जा रहा है कि इट इज नॉर्मली यूज्ड व्हेन द नंबर ऑफ इटरेशन इज अननोन। और इसको हम लोग तब इस्तेमाल करते हैं जब हमारा जो है नंबर ऑफ इटरेशन की कितनी बार कोई लूप चलना ये मुझको पहले से नहीं मालूम, तो हम लोग फिर व्हाइल लूप का इस्तेमाल करते हैं। आगे कहता है कि कंडीशन इज अ रिलेशनल एक्सप्रेशन, यानी कंडीशन जो आप लिखते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा i इज लेस देन इक्वल टू 10, ये एक रिलेशनल एक्सप्रेशन होगा। जबकि व्हाइल लूप में कहता है कि कंडीशन में भी एक्सप्रेशन और नॉन जीरो वैल्यू, यानी व्हाइल लूप में कंडीशन आप के रूप में आप कोई एक्सप्रेशन भी लिख सकते हैं या कोई नॉन जीरो वैल्यू भी लिख सकते हैं। आगे चलते हैं। इट इज यूज्ड व्हेन द इनिशियलाइजेशन एंड इंक्रीमेंट इज सिंपल, यानी फॉर लूप का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब इनिशियलाइजेशन और इंक्रीमेंट दोनों सिंपल हो। और यहाँ पर कह रहा है कि व्हाइल लूप का इस्तेमाल तब करते हैं जब अगर हमारा जो है ये इनिशियलाइजेशन काफी कॉम्प्लेक्स हो।
आगे है फोर लूप के बारे में कहा गया है कि इट इज एंट्री कंट्रोल लूप, जबकि व्हाइल लूप को कहा गया है कि ये क्या है, ये एग्जिट कंट्रोल लूप है। यहाँ पर थोड़ा सा नहीं, ये सिमिलरिटी हो गया, दोनों एंट्री कंट्रोल लूप है, ठीक है, दोनों एंट्री कंट्रोल लूप है, ये भी एंट्री कंट्रोल लूप है और व्हाइल लूप भी एंट्री कंट्रोल लूप। तो यहाँ पर ये डिफरेंस नहीं होगी, ये सिमिलरिटी हो गया। अच्छा, फोर लूप का जो है जनरल फॉर्म क्या होता है, तो पहले इनिशियलाइजेशन होता है, देन सेमीकोलन, फिर कंडीशन, फिर सेमीकोलन, फिर इटरेशन, यानी यहाँ पर अपडेट इसको यहाँ पर कहते हैं, देन फिर ओपनिंग कर्ली ब्रेसेस, क्लोजिंग कर्ली ब्रेसेस, उसके बीच में लूप का बॉडी यानी स्टेटमेंट। व्हाइल लूप में क्या होता है, व्हाइल लिखते हैं, कंडीशन लिखते हैं, फिर ओपनिंग कर्ली ब्रेसेस और क्लोजिंग कर्ली ब्रेसेस के बीच में स्टेटमेंट लिखा जाता है। तो ये डिफरेंस था, काफी डेप्थ में जो है डिफरेंस को बताया गया है। आप एटलीस्ट 2 से 3 भी डिफरेंस लिख देते हैं तो 3 मार्क्स के लिए काफी है, ठीक है, 3 मार्क्स के लिए 3 डिफरेंसेस भी लिख देते हैं तो काफी, यहाँ पर काफी ज्यादा मैंने यहाँ पर आंसर लिख दिया है, ठीक है। आगे चलते हैं, राइट टाइप्स ऑफ टोकन इन सी प्लस प्लस। सी प्लस प्लस में टोकन के टाइप को बताइए, तो बहुत ही आसान है, कीवर्ड्स, आइडेंटिफायर्स, लिटरल्स या कांस्टेंट, ऑपरेटर्स और पंक्चुएटर्स, ये 5 क्या है, ये 5 सी प्लस प्लस में टोकन्स के नाम है। आगे यहाँ पर कहा जा रहा है व्हाट इज द सिमिलरिटीज एंड डिफरेंस बिटवीन ब्रेक और कंटिन्यू। ब्रेक और कंटिन्यू में सिमिलरिटीज बताइए और डिफरेंसेस भी बताइए। तो सिमिलरिटी के बारे में साफ साफ बताया गया है कि बोथ ब्रेक एंड कंटिन्यू आर जंप स्टेटमेंट, ये सिमिलरिटी हो गया कि दोनों जंप स्टेटमेंट की कैटेगरी में आते हैं। डिफरेंस के बारे में बात करें तो कहता है कि द ब्रेक स्टेटमेंट टर्मिनेट द एंटायर लूप एग्जीक्यूशन। ब्रेक स्टेटमेंट क्या करता है कि पूरे लूप को ही टर्मिनेट कर देता है, यानी पूरे लूप से ही बाहर आ जाते हैं। वेयर एज कंटिन्यू स्टेटमेंट टर्मिनेट सिंगल पास ऑफ लूप, जबकि कंटिन्यू स्टेटमेंट क्या करता है कि केवल एक ही, है ना, कोई अगर सिंगल पास चल रहा हो उसको ही केवल क्या करता है, उसको ही केवल टर्मिनेट करता है। इसको अच्छे तरीके से समझने के लिए आपको जो है ब्रेक और कंटिन्यू टॉपिक को अच्छे तरीके से पढ़ेंगे तब ये बात आपको समझ में आएगा। ऐसे तो मैंने यहाँ पर केवल आंसर बता दिया है, ठीक है, समझने के लिए आपको चैप्टर्स पढ़ना पड़ेगा बहुत डिटेल्स। नाउ नेक्स्ट है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन आइडेंटिफायर एंड वेरिएबल। आइडेंटिफायर और वेरिएबल में क्या डिफरेंस है, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइडेंटिफायर के बारे में सिंपली कहा जाता है कि आइडेंटिफायर का इस्तेमाल हम लोग वेरिएबल का नाम बनाने के लिए, फंक्शन का नाम बनाने के लिए, क्लास या स्ट्रक्चर का नाम बनाने के लिए करते हैं, यानी कि इनका जो नाम होगा, ठीक है, वेरिएबल, फंक्शन, क्लास और स्ट्रक्चर, इन नामों को आइडेंटिफायर बोलते हैं। इसके अलावा कहता है कि ऑल आइडेंटिफायर आर नॉट वेरिएबल, जितने भी आइडेंटिफायर हैं वो सारे वेरिएबल नहीं है। वेरिएबल के बारे में क्या कहता है कि वेरिएबल इज यूज्ड टू नेम अ मेमोरी लोकेशन व्हिच होल्ड्स अ वैल्यू। ये एक्चुअली वेरिएबल का डेफिनेशन हो गया कि वेरिएबल का इस्तेमाल जो है किसी वैल्यू को स्टोर करने के लिए करते हैं, और वेरिएबल जो है वो एक नाम होता है मेमोरी लोकेशन का, यानी मेमोरी लोकेशन के नाम को वेरिएबल बोलते हैं जिसमें लोग कोई वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं। आगे कहता है ऑल वेरिएबल्स नेम्स आर आइडेंटिफायर, जितने भी वेरिएबल है वो आइडेंटिफायर कहलाएंगे। लेकिन यहाँ ऊपर क्या कहा गया, सारे आइडेंटिफायर वेरिएबल थोड़ी कहलाएंगे। अगला क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वो है डिफाइन यूनिरी, बाइनरी एंड टर्नरी ऑपरेटर्स इन सी प्लस प्लस। सी प्लस प्लस में यूनिरी, बाइनरी और टर्नरी ऑपरेटर्स क्या होते हैं। तो यूनिरी ऑपरेटर के बारे में पहले जान लीजिए कि एन ऑपरेटर दैट रिक्वायर ओनली वन ऑपरेंड फॉर ऑपरेशन इज कॉल्ड यूनिरी ऑपरेटर। एक ऑपरेटर जो ऑपरेशन करने के लिए एक वैल्यू उसको चाहिए होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको यूनिरी ऑपरेटर बोलते हैं। जैसे प्लस प्लस है, माइनस माइनस है, यूनिरी माइनस है या लॉजिकल नॉट है। बात करते हैं बाइनरी ऑपरेटर का, तो कहता है एन ऑपरेटर दैट रिक्वायर ओनली टू ऑपरेंड फॉर ऑपरेशन इज कॉल्ड बाइनरी ऑपरेटर। एक ऑपरेटर जिसको 2 ऑपरेंड का रिक्वायरमेंट होता है, ऑपरेशन करने के लिए 2 ऑपरेंड का, 2 वैल्यू का रिक्वायरमेंट होता है, वैसे ऑपरेटर को बाइनरी ऑपरेटर कहते हैं। जैसे यहाँ पर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉडुलस ये लिखा हुआ है। अब बात करते हैं टर्नरी ऑपरेटर का, तो टर्नरी ऑपरेटर के बारे में सिंपली कहा गया है कि एन टर्नरी ऑपरेटर के बारे में कहा गया कि एन ऑपरेटर दैट रिक्वायर ओनली 3 ऑपरेंड। एक ऑपरेटर जिसको कि 3 ऑपरेंड, 3 वैल्यू का रिक्वायरमेंट होता है ऑपरेशन करने के लिए, वैसे ऑपरेटर को टर्नरी ऑपरेटर बोलते हैं। फॉर एग्जांपल कंडीशनल ऑपरेटर, है ना, कंडीशनल ऑपरेटर एक एकलौता ऑपरेटर है जो कि टर्नरी ऑपरेटर है। तो जैसा कि आपको मैंने बताया था कि सेक्शन बी में जो क्वेश्चंस होंगे वो शॉर्ट डेफिनेशन वाले क्वेश्चंस होंगे। इसके अलावा कुछ प्रोग्राम का आउटपुट, है ना, कि प्रोग्राम का कोड लिख दिया जाएगा और आपको उसका आउटपुट बताना होगा, वैसा क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिल सकता है। तो चलिए एक प्रोग्राम हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं, एक क्वेश्चन देख लेते हैं प्रोग्राम का आउटपुट बताने वाला। उसके बाद हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बाकी के क्वेश्चंस को फिर देखेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा है हैश इंक्लूड iostream.h void main फंक्शन इंट n। n नाम का एक वेरिएबल है, ठीक है, n नाम का वेरिएबल, इसमें क्या स्टोरेज है, 5 स्टोरेज, अच्छी बात है।
फिर यहाँ लिखता है सी आउट लाइन 1, क्योंकि डबल कोट के अंदर है तो प्रिंट करेगा क्या, आउटपुट मैंने यहाँ पर लिख दिया लाइन 1 कोलोन। फिर यहाँ लिखा प्लस प्लस एन, प्लस प्लस मतलब प्री इंक्रीमेंट, यानी पहले बढ़ा करके वैल्यू को स्टोर कर देगा, पहले बढ़ा लेगा 5 से क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, और अब क्या हो जाएगा एन में क्या स्टोर हो जाएगा, एन में 6 स्टोर हो जाएगा, तो ये क्या प्रिंट करेगा जगह पर 6 प्रिंट करेगा। आगे है सी आउट लाइन 2, ठीक है, इंडेल का मतलब होता है न्यू लाइन में चले जाना, लाइन 2 डबल कोट के अंदर है तो प्रिंट करेगा लाइन 2 कोलोन। अब है एन प्लस प्लस, एन प्लस प्लस का मतलब है कि एन का वैल्यू को अभी तुरंत नहीं बढ़ाएगा, अभी जाके देखेगा क्या है वहां पर 6 है ना, ये 6 प्रिंट करेगा, और प्रिंट करके यानी वैल्यू को दे करके इसके बाद जाकर के अपना वैल्यू को बढ़ाएगा, मेमोरी में बढ़ाएगा, हो गया क्या 7। अब आते हैं यहाँ पर सी आउट लाइन 3, लाइन 3। अब देखिए प्लस प्लस एन बोल रहे हैं, एन का वैल्यू बढ़ाइए, लेकिन आप जाकर के देखिए तो एन में अभी क्या है 7 है, तो प्लस प्लस का मतलब होता है बढ़ा करके काम करना, पहले बढ़ा लो उसके बाद काम करना, काम मतलब यहाँ पर क्या प्रिंट करना, तो 7 से बढ़ करके क्या हो जाएगा 7 से बढ़ के 8 हो जाएगा, तो यहाँ पर जो है ये 8 प्रिंट करेगा। तो ये आंसर ऐसा आएगा कि नहीं आएगा, आप जाकर के जो है सिस्टम पे जाकर के इसको रन करा के चेक कर लीजिएगा, यही आउटपुट आपका आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से छोटा छोटा प्रोग्राम कोड दिया रहेगा जिसका आउटपुट आपको लिखना रहेगा, तो इस तरह का क्वेश्चंस का भी आपको प्रैक्टिस करना है सेक्शन बी, है ना, सेक्शन बी का जो क्वेश्चन होगा उसके लिए। तो हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में जल्द ही जो है आपके सामने लाया जाएगा, वहां पर हम लोग और भी बहुत सारे क्वेश्चंस को देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।